आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जो आज के यूरोप के नक्शे को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हम आज के यूरोप को देखें तो वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और विवरणों को खंगाल रहे हैं जो ये बताते हैं कि कैसे खंडित साम्राज्यों से आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। और हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1848 के एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो के एक यूटोपियन चित्र से। यूटोपियन मतलब एक ऐसा आदर्शवादी सपना जो इतना उत्तम है कि उसका हकीकत में होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही कहा। इस चित्र की जरा कल्पना कीजिए, दुनिया भर के लोग, हर वर्ग और हर उम्र के लोग एक अंतहीन कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। लिबर्टी के एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और जमीन पर उन सभी निरंकुश सत्ताओं के प्रतीक और मुकुट टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं जो कभी दुनिया पर राज करते थे। बिल्कुल, लोग अपने अपने देशों के झंडों और राष्ट्रीय पोशाकों के साथ इस जुलूस में चल रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि जब 1848 में सोरियो ने ये चित्र बनाया था, तब हकीकत इस चित्र के बिल्कुल उलट थी। ये केवल एक कलाकार का सपना था। उस समय तक जर्मनी या इटली जैसे कई देश एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में ही नहीं थे। फिर भी चित्र में वे अपना तिरंगा लिए शान से चल रहे हैं। मतलब ये एक विजन था। ये समझने के लिए कि राष्ट्र असल में होता क्या है और ये कैसे बनता है, हमें फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के 1882 के सोर्बन विश्वविद्यालय के एक बेहद प्रसिद्ध व्याख्यान की ओर देखना चाहिए। रेनन का व्याख्यान? जी, रेनन ने इस आम धारणा को पूरी तरह से नकार दिया कि एक राष्ट्र केवल समान भाषा, धर्म या नस्ल के लोगों से बनता है। उनका तर्क कुछ अलग था ना? बिल्कुल, उनका तर्क बहुत गहरा था। उनका मानना था कि एक राष्ट्र एक लंबे अतीत के साझा प्रयासों, बलिदानों और निष्ठा का परिणाम है। हाँ, और रेनन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी कि राष्ट्र का अस्तित्व एक दैनिक जनमत संग्रह यानी डेली प्लेबिसाइट है। एकदम सही। दैनिक जनमत संग्रह का सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्र तब तक ही जीवित है जब तक उसके निवासी एक साथ रहने और उस राष्ट्र का हिस्सा बने रहने की रोजाना इच्छा रखते हैं। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक साझा भावना है। और इस साझा भावना या सामूहिक पहचान की पहली स्पष्ट झलक हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलती है। हम सब फ्रांसीसी क्रांति की बुनियादी कहानी जानते हैं, कैसे राजशाही का पतन हुआ। हाँ, लेकिन हमारे आज के विषय के लिए जो बात अहम है वो ये है कि क्रांति के बाद क्रांतिकारियों ने आम लोगों को प्रजा से नागरिक कैसे बनाया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितोयन यानी नागरिक जैसे विचारों को जोर शोर से बढ़ावा दिया। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया और तो और क्षेत्रीय बोलियों को दरकिनार करके पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया, ताकि लोग खुद को सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे फ्रांस का हिस्सा माने। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, जो पूरी तस्वीर को और भी जटिल बना देती है। नेपोलियन ने सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र को बेशक खत्म कर दिया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसने ऐसे सुधार किए जो आज भी आधुनिक माने जाते हैं। जैसे कि 1804 का नेपोलियन कोड। जी, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों को रातों रात खत्म कर दिया। कानून के सामने सभी को समान बना दिया गया। नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गईं, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, वहां उन्होंने इस कोड को लागू किया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और किसानों को भू दासत्वों से मुक्ति मिली। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि शुरुआत में इन फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में किया गया था। मिलान और वारसो जैसे शहरों में लोगों ने फ्रांसीसी सैनिकों को मुक्तिदाता मानकर जश्न मनाया। लेकिन ये जश्न बहुत जल्दी नफरत में बदल गया। हाँ, हमारी शोध सामग्री में एक बहुत ही अजीब और व्यंग्यात्मक जर्मन चित्र का जिक्र है, जिसमें फ्रांसीसी सैनिकों को किसानों को परेशान करते हुए दिखाया गया है। एक और चित्र है जिसमें 1813 में लीपजिग की हार के बाद नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है। एक डाकिया? हाँ, जिसके थैले से चिट्ठियां गिर रही हैं और हर चिट्ठी पर उस क्षेत्र का नाम है जिसे उसने खो दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल के मुक्तिदाता आज के अत्याचारी बन गए? इसके पीछे का कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है।
लोगों को यह एहसास होने लगा था कि नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार बेशक अच्छे थे, लेकिन उनके साथ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। मतलब पिंजरा सोने का कर दिया गया हो, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। बिल्कुल सटीक। इन सुधारों की कीमत बहुत भारी थी। करों में भारी वृद्धि कर दी गई थी, कड़ा सेंसरशिप लगा दिया गया था ताकि कोई आवाज न उठा सके। और सबसे ज्यादा नफरत तो इस बात से थी कि यूरोप के बाकी हिस्सों को जीतने के लिए स्थानीय युवाओं को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जा रहा था। हाँ, लोगों को एहसास हो गया कि वे आजाद नहीं हुए हैं, बस उनके ऊपर राज करने वाला शासक बदल गया है। और ये गुस्सा आगे चलकर राष्ट्रवाद की भावना को और भड़काने वाला था। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर 18वीं सदी के मध्य के यूरोप को देखते हैं। आज हम जो स्पष्ट सीमाएं देखते हैं वैसा कुछ नहीं था। कोई राष्ट्र राज्य नहीं थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य इसका सबसे बड़ा और उलझा हुआ उदाहरण है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी पर राज करता था, लेकिन ये कोई एक देश नहीं था। ये अलग अलग डचियों और कैंटन का एक अजीब सा जमावड़ा था। डचियों और कैंटन से हमारा मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों और प्रशासनिक इकाइयों से है, जिन पर अलग अलग नवाबों या स्थानीय शासकों का कब्जा होता था। बिल्कुल। और इस हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतनी विविधता थी कि सिर चकरा जाए। कहीं जर्मन बोलने वाले लोग थे, हंगरी में मग्यार भाषा बोलने वाले लोग थे, तो कहीं पोलिश बोलने वाले कुलीन वर्ग के लोग। इन अलग अलग समूह के बीच कोई साझा संस्कृति नहीं थी। इन्हें एक साथ बांधने वाली इकलौती चीज थी सम्राट के प्रति उनकी वफादारी। बस वही एक कड़ी थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये वो समय था जब यूरोप में बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आ रहा था। हाँ। औद्योगिकरण के कारण एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। व्यापारी, उद्योगपति, पेशेवर लोग। हाँ। यही वो शिक्षित वर्ग था जो समझ रहा था कि ये उलझी हुई सीमाएं और अलग-अलग नियम उनके व्यवहार और विकास को रोक रहे हैं। इसी वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार सबसे ज्यादा पनपे। इस आर्थिक परेशानी का एक बहुत ही व्यावहारिक और हैरान करने वाला उदाहरण हमारी सामग्री में है। सोचिए कि 1833 में एक व्यापारी को अपना माल बेचने के लिए हैम्बर्ग से नूनबर्ग जाना है, जो कि आज बहुत आसान है। हाँ, लेकिन उस समय उसे 11 अलग-अलग सीमा शुल्कों यानी कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और हर जगह कर देना होता था। और बात सिर्फ कर की नहीं थी, हर छोटे से क्षेत्र का अपना अलग वजन और नापने का पैमाना था। कपड़े नापने का पैमाना, जिसे एले कहते थे। बिल्कुल। फ्रैंकफर्ट में 1 एल का मतलब था 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर और नोरेनबर्ग पहुंचते पहुंचते ये 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। बाप रे। हर नाके पर इस भारी भरकम गणित को सुलझाने में एक व्यापारी का कितना समय और खून खौलता होगा, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह व्यापार करना तो लगभग एक दुस्वप्न के समान था। और इसी आर्थिक अराजकता को खत्म करने के लिए 1834 में प्रशिया की पहल पर ज़ोल्वेरन नामक एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया। ज़ोल्वेरन। हाँ, इस संघ ने व्यापार की इन सभी बाधाओं को हटा दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न मुद्राओं को घटाकर केवल 2 कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। उस समय के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट का विचार बहुत सटीक था। उन्होंने लिखा था कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जर्मनों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है। जब लोगों के आर्थिक हित एक होंगे तभी उनमें राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। ये तो हुई नए मध्यम वर्ग और अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सत्ता में पुराने रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स शासक वापस लौट आए थे। मेटरनिच का युग। हाँ, ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिच की अगुवाई में 1815 की वियना संधि हुई। इनका एक ही मकसद था, उन सभी बदलावों को पलट देना जो फ्रांसीसी क्रांति के समय हुए थे। फ्रांस में पुराने राजवंश को फिर से सत्ता में लाया गया। और ये रूढ़िवादी सरकारें आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। सेंसरशिप के कड़े कानून लागू किए गए। स्रोतों में एक व्यंग्य चित्र का जिक्र है, द क्लब ऑफ थिंकर्स। इस चित्र में विचारकों को एक मेज के चारों ओर बैठे दिखाया गया है, लेकिन उन सभी के मुंह पर पट्टी यानी मजल बंधी हुई है। ये चित्र उस खौफनाक माहौल को बयां करता है जहां सोचने की तो आजादी थी, लेकिन बोलने की नहीं। और इतिहास गवाह है कि जब खुलेआम बात करना अपराध बन जाता है तो क्रांतियां जमीन के नीचे गुप्त रूप से पनपने लगती हैं। दमन के इस भारी डर ने राष्ट्रवादियों को गुप्त संगठन बनाने पर मजबूर कर दिया। जैसे इटली के मेजीनी। जी,
इटली के क्रांतिकारी ग्यूसेप मेज़ीनी ऐसे ही एक निडर व्यक्ति थे। उन्होंने छिपकर यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। मेज़ीनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा रह सकता। उनका प्रभाव बहुत गहरा था। मेज़ीनी का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि खुद मेटरनिच ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। जब सबसे बड़ा रूढ़िवादी शासक आपसे इतना डर जाए तो समझ लिए कि आपकी विचारधारा में कितनी ताकत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या राष्ट्रवाद केवल इन गुप्त संगठनों, संधियों, अर्थशास्त्र और सेनाओं के जरिए फैल रहा था? नहीं, संस्कृति भी उतनी ही अहम। बिल्कुल। हमारी सामग्री एक बहुत ही अलग पहलू पर रोशनी डालती है, संस्कृति। राष्ट्रवाद को आकार देने में कला, कविता और कहानियों की अहम भूमिका थी। रोमैनिटी या रोमांटिसिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान और तर्क के बजाय भावनाओं और साझा सांस्कृतिक अतीत पर जोर दिया। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण 1821 में शुरू हुआ ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम है। हाँ, जब ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की तो पूरे यूरोप के लोग जो प्राचीन यूनानी संस्कृति से प्रेम करते थे उनके समर्थन में आ गए। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने तो बाकायदा पैसे इकट्ठे किए और खुद युद्ध के मैदान में लड़ने चले गए। संस्कृति और भावनाओं की ये ताकत लोक कथाओं और भाषा में भी उतनी ही गहराई से दिखाई देती है। जर्मन दार्शनिक हर्डर का दावा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में यानी दस वोल्क में बसती है। और यहाँ जैकब और विल्हेम ग्रिम, जिन्हें दुनिया ग्रिम ब्रदर्स के नाम से जानती है, की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। जिन्हें हम परियों की कहानियों के लिए जानते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें केवल बच्चों की कहानियों के लिए जानते हैं, लेकिन असल में वे गांव-गांव जाकर ये लोक कथाएं इसलिए इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो फ्रांसीसी सांस्कृतिक प्रभुत्व के खिलाफ एक शुद्ध जर्मन पहचान खड़ी कर सकें। उनके लिए कहानियां कोई खेल नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध का एक बड़ा हथियार थी। और जब प्रतिरोध के हथियार की बात आती है तो पोलैंड का उदाहरण दिल को छू लेने वाला है। 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया था। रूसी कब्जे वाले हिस्से में हालात बहुत खराब थे। बहुत खराब। वहां के स्कूलों से पोलिश भाषा को पूरी तरह से हटाकर रूसी भाषा थोप दी गई। जब हथियारों से किया गया विद्रोह कुचल दिया गया तो पोलैंड के पादरियों ने अपनी भाषा को ही हथियार बना लिया। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने चर्च के आयोजनों में जिद करके केवल पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि रूसी अधिकारियों ने सजा के तौर पर बड़ी संख्या में पादरियों को साइबेरिया की भयंकर ठंड में जेलों में डाल दिया। सोचिए, अपनी मातृभाषा बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये जज्बा हैरान करने वाला है। लेकिन एक तरफ जहां ये सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष चल रहा था, वहीं जमीनी हकीकत बहुत भयानक होती जा रही थी। 1830 का दशक पूरे यूरोप के लिए भारी आर्थिक तंगी का समय था। हाँ। आबादी बढ़ रही थी, नौकरियां थी नहीं और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। 1845 में सिलिसिया के बुनकरों का विद्रोह इस हताशा का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। ये बेचारे सूती कपड़े के बुनकर थे जिनके ठेकेदारों ने अचानक उनकी मजदूरी में भारी कटौती कर दी थी। हाँ, और एक पत्रकार ने उस समय जो आंखों देखा हाल लिखा था वो रोंगटे खड़े कर देता है। हजारों की भीड़ ठेकेदार की हवेली पर पहुंच गई। वे केवल अपनी जायज मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें धमकियां दी। और फिर जो हुआ वो बहुत दुखद था। हताश और भूखी भीड़ भड़क गई और उन्होंने हवेली में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ठेकेदार जान बचाकर भागा, लेकिन जब वो सेना लेकर लौटा तो सेना ने निहत्थे बुनकरों पर गोलियां चला दी। 11 बुनकरों की वहीं मौत हो गई। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उस समय की भुखमरी और निराशा का सबसे खौफनाक चेहरा है। बिल्कुल। और इसी असंतोष और गुस्से की आग में 1848 की क्रांतियों ने जन्म लिया। जहां एक तरफ गरीब और मजदूर सड़कों पर थे, वहीं दूसरी तरफ उदारवादी मध्यम वर्ग ने राजनीतिक बदलाव की मांग तेज कर दी। जर्मनी के मामले में इस मध्यम वर्ग ने एक बहुत बड़ा और अनोखा कदम उठाया। 1848 में उन्होंने फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में एक निर्वाचित संसद बुलाई, जिसमें 831 प्रतिनिधि शामिल हुए। फ्रैंकफर्ट संसद। जी। उन्होंने एक संविधान का मसौदा तैयार किया और प्रशिया के राजा को इस शर्त पर ताज पेश किया कि वो संसद के अधीन काम करेंगे। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। और यहीं पर इस उदारवादी आंदोलन का एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जिन लोगों ने ये संसद बनाई वे समानता और स्वतंत्रता के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आई तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है।
महिलाओं ने इस पूरी क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, अखबार निकाले थे, प्रदर्शन किए थे, लेकिन जब फ्रैंकफर्ट संसद के चुनाव हुए तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। और तो और जब संसद बैठी तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में चुपचाप खड़े रहने की अनुमति दी गई। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इन उदारवादियों की नज़र में आज़ादी असल में थी किसके लिए? क्रांतियां भले ही कुचल दी गईं, लेकिन पुराने शासकों को समझ आ गया था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। बिल्कुल। और जर्मनी के मामले में तो इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। जब फ्रैंकफर्ट संसद के जरिए एक लोकतांत्रिक तरीके से देश बनाने का सपना टूट गया तो जर्मनी के एकीकरण का काम प्रशिया ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन लोकतंत्र से नहीं बल्कि अपनी ताकतवर सेना के दम पर। प्रशिया के प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क ने एक नई ही रणनीति अपनाई जिसे रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति कहा जाता है। ब्लड एंड आयरन। हाँ, उन्होंने सेना और नौकरशाही की पूरी ताकत झोंक दी। 7 साल के भीतर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े गए और प्रशिया ने तीनों जीते। 1871 की जनवरी में फ्रांस के वर्साय महल के उस बेहद ठंडे हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। राष्ट्रवाद का जो विचार फ्रांसीसी क्रांति में आम लोगों की ताकत, समानता और स्वतंत्रता के नारों के साथ शुरू हुआ था, वो जर्मनी बनते बनते पूरी तरह बदल गया। राज्य की ताकत बन गया। हाँ, राष्ट्र निर्माण आम जनता के हाथों से निकलकर सैन्य शक्ति और राज्य की सत्ता के प्रभुत्व में तब्दील हो गया। वर्साय में हुई वो घोषणा लोगों की इच्छा का नहीं बल्कि सेना की ताकत का जश्न थी। अगर हम इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आज हम दुनिया के नक्शे पर जो स्पष्ट सीमाएं देखते हैं, जो देश देखते हैं, वे कोई प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीजें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इन सीमाओं को तय करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने नीतियां बनाई, ग्रिम ब्रदर्स जैसे लोगों ने कहानियां सुनाई, पादरियों ने साइबेरिया के जेलें काटी और अनगिनत युद्ध लड़े गए। राष्ट्रवाद एक बहुत लंबी, जटिल और कई बार खूनी प्रक्रिया रही है। ये सब सुनने के बाद नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और इसी के साथ हम इस गहन अध्ययन के अंत में आ गए हैं। लेकिन इसे खत्म करने से पहले अर्न्स्ट रीनन की उस बात पर दोबारा गौर करते हैं कि एक राष्ट्र एक दैनिक जनमत संग्रह है जो लोगों के एक साथ रहने की निरंतर इच्छा पर टिका है। आज के इस डिजिटल युग में यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज इंटरनेट के जरिए हमारी पहचान भौगोलिक सीमाओं को पार कर चुकी है। हम एक जगह बैठकर दुनिया के दूसरे कोने के समुदाय से गहराई से जुड़े हो सकते हैं। सही कहा। तो सवाल ये है, क्या ये जमीन और सीमाओं वाला पारंपरिक राष्ट्र राज्य का ढांचा भविष्य में टिक पाएगा या फिर आने वाले समय में हम नक्शे की लकीरों से नहीं बल्कि ऑनलाइन समुदायों और साझा विचारधाराओं के आधार पर अपने नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे? विचार बहुत गहरा है। इस सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।